हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। तो आज हम समझेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के टाइप। तो अभी तक आपने जो समझा, बैलेंसिंग रूल समझा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, और आज हम समझेंगे वो केमिकल इक्वेशंस के अंदर कितनी टाइप ऑफ रिएक्शन आती हैं। तो इस 10th क्लास के अंदर, इस केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो 10th क्लास की है, उसके अंदर 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप देखेंगे, और इस 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी होंगे जिनको इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जैसे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो नंबर 1 हमारे पास होने वाला है कॉम्बिनेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन, नाम से ही समझ आ रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, केमिकल शॉर्ट में कर दिया रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ऊपर हो रहा था एक बार डिस्प्लेसमेंट, यहां होगा डबल टाइम्स, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। नंबर 5 और लास्ट है हमारे पास कंबशन, केमिकल रिएक्शन। तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं। आपकी पूरी केमिस्ट्री इन्हीं पर ही चलने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही नाम से समझ आ रहा है, कॉम्बिनेशन कंबाइन करेगा एलिमेंट्स को और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोजिशन इसका रिवर्स होगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस नाम से फिर से समझ आ रहा है, हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, किसको वो आगे समझेंगे। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 को हटाएगा। और कंबशन यानी कि कोई जलने वाला रिएक्शन है। तो जब कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड जलता है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, किस टाइप के प्रोडक्ट निकलेंगे, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे और इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास आते हैं अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चलिए देखिए, मैं इधर लिख देता हूं अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है जो मिलेंगे आपको 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर ही। तो सबसे पहला हमारा होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करेगा। नेक्स्ट होगा एंडोथर्मिक, नंबर 3 एंडोथर्मिक हीट एंटर कर रही है। नंबर 3 होगा हमारे पास एसिड मेटल रिएक्शन। 4th एसिड बेस रिएक्शन। नंबर 5 फोटोलाइसिस या फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शन। नंबर 6 हमारे पास होगा रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 7 होगा हमारे पास कोरोजन। तो ये रिएक्शन आप देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। और एक और होगा नंबर 8 रेंसिडिटी। केमिकल रिएक्शन। अब ये रेंसिडिटी और रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर के थोड़ा एंड में समझेंगे, ये लास्ट टॉपिक होंगे हमारे, ठीक है। और कोरोजन, ये 3 टॉपिक हमारे लास्ट के होंगे। बाकी सभी टॉपिक्स को हम
5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो अभी आपने देखे ये हैं आपके 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इसी के अंदर ही हम समझेंगे अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कि ये अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से। नंबर 1, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.1 के अंदर आपने समझा था कि 2 एलिमेंट हमारे पास थे, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और दोनों ही आपस में रिएक्ट हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, ठीक है। एक जर्नल टर्म हम समझ लेते हैं, जर्नल टर्म इसकी, यानी कि एक एलिमेंट है आपके पास A, दूसरा एलिमेंट है आपके पास B, और फॉर्म कर देते हैं AB, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं A, B, C, और एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे और वो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एक सिंगल कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि वो कंबाइन हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बना था हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ये समझ आया आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर A मैग्नीशियम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन एज अ B रिप्रेजेंट हो रही है, और ये एक AB यानी कि एक सिंगल कंपाउंड। इसी तरह से कार्बन, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक जनरल टर्म में समझ लीजिए इनको, तो बड़ा ही सिंपल है। इसी तरह से हमारे पास और भी रिएक्शन है जहां पे 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, और उसका स्टेट रहेगा क्या? लिक्विड। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देख सकते हैं आप, आपके पास एज अ A, B और C, ऑक्सीजन तो आपके पास ऑलरेडी B है, ठीक है। इस बार आपके पास 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है? एज अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे, वो हमेशा फॉर्म कर रहे हैं अगर एक ही कंपाउंड, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास सोडियम एंड क्लोरीन 2 एलिमेंट है और रिएक्ट हुए हैं NaCl, ठीक है, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड, जो सॉल्ट, ईटेबल सॉल्ट आप खाते हैं घर में, तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? तो ये है आपके एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और भी हो सकते हैं, धीरे धीरे उनको भी हम समझेंगे जो रिएक्शन में आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब एक रिएक्शन और मैं दिखाता हूं, चलिए इसको हटा करके। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये फॉर्म कर रहा है यहां पे मेथनॉल, ठीक है। तो ये भी आप एज एग्जांपल देख सकते हैं मेथनॉल को। नेक्स्ट रिएक्शन पर अब हम चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन ये बिल्कुल रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहां पर जो एक सिंगल कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ था वो स्प्लिट होगा, यानी कि डिकम्पोज होगा, वो बटेगा, ठीक है, वो डिवाइड होगा। कैसे समझते हैं? एक जनरल टर्म समझ लीजिए इसका। आपके पास एक AB कंपाउंड है, तो वो इस बार स्प्लिट हो गया आपका A और B में, या ABC है, ठीक है, एक कंपाउंड है, वो A प्लस B प्लस C में स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया। अब इसको ये ऐसे तो होगा नहीं, क्या चाहिए होगा? हीट। हीट का साइन है डेल्टा। क्लियर?
अब देखिए वहां पर कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा था, हीट आपकी एग्जिस्ट कर रही थी, बाहर जा रही थी, तो वहां पर वो एक रिएक्शन आ जाता है, यानी कि एक्सोथर्मिक हमने समझा था, एक्सोथर्मिक जहां से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। वो अदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हम धीरे से जब जाएंगे तो आपको समझाएंगे धीरे 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 कि वो कौन कौन से रिएक्शन है और वो कहाँ लाए कर रहे हैं, किस मेन टाइप ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया। अगर आप यहाँ पर समझे, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, तो ये कैसा हुआ, हीट ऐड हो रही है, और मैंने बताया था एंडोथर्मिक, हीट एंटर कर रही है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है वो अपने आप तो स्प्लिट होगा नहीं, यानी कि डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ हीट चाहिए उसको। अब वो फॉर्म ऑफ हीट कई तरह की हो सकती है, यानी कि आपकी डायरेक्ट लाइट से हो सकती है, डायरेक्ट हीट हो सकती है, थर्मल हीटिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकली हो सकती है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको वाटर ले लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, क्यों भाई, वाटर बॉयल नहीं करते क्या आप? वाटर बॉयल करते हैं ना, हीट लगाते हैं ना उसके नीचे, है ना, पानी किसी भी वेसल में लेके, तो आपके हाइड्रोजन वाटर लेवल कम हो जाता है, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में ऊपर और ऑक्सीजन भी ऊपर, तो वाटर लेवल कम होता रहता है आपका, होता है कि नहीं होता? ठीक है, कहेंगे हाँ सर अभी थोड़ा समझ आ रहा है, हाँ आप सही कह रहे हैं, दोनों ही स्टेट कैसा है, इसका भी गैस है, इसका भी गैस है, और ये कैसा था, लिक्विड। तो ये थर्मल हीटिंग है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम समझते हैं। यहां पर आपकी एक्टिविटी 1.5 से, तो आपने इस बार क्या किया है, आपने 2 ग्राम ऑफ क्रिस्टल लिए हैं फेरस सल्फेट के, किसके लिए हैं, फेरस सल्फेट के 2 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल लिए हैं। देन फिर आपने उनको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखा, और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखने के बाद फिर आपने उसको डायरेक्टली फ्लेम पर हीट किया। अब जब आप उससे डायरेक्टली फ्लेम पर हीट करेंगे तो उससे एक आपको अनप्लेजेंट स्मेल आएगी। अब वो स्मेल क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। एक कलरलेस गैस भी होगी, वो तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एक गैस और होगी जो जिसकी थोड़ी सी फ्यूम्स आपको हो सकता है ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम समझते हैं वो बेसिकली है क्या, और डायरेक्टली जब आप हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसको भी हम समझते हैं। चलिए, तो आपने एक्टिविटी 1.5 के अकॉर्डिंग आपने लिए फेरस सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट फिर आपने क्या किया, हीट किया। देन आप देखेंगे आपके पास निकलेगा फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3, ठीक है, क्लियर है। अब ये हुआ फेरस सल्फेट एज अ सॉलिड, और एक यहां पर ये देख सकते हैं आप फेरिक ऑक्साइड, ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, क्लियर। नेक्स्ट एक कलरलेस गैस आपको दिखेगी यहां पर, वो कलरलेस गैस कौन सी होगी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कलरलेस गैस निकल रही है। वैसे तो आपको देख के समझ आ गया है कि 2 गैसेस आपके निकल रही हैं इस रिएक्शन से, लेकिन एग्जाम में वो पूछेगा कि गैस कौन सी है, वो कलरलेस गैस कौन सी है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क के होते हैं, लेकिन वो बहुत मायने रखते हैं जब ओवरऑल टोटलिंग होती है एग्जाम की, आपके आंसर शीट की। तो इस चीज को आप जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है, वो कलरलेस गैस कौन सी है, सर्च कीजिए और बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया कि आपके पास कंपाउंड एक ही था, फेरस सल्फेट, लेकिन फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया, और हीट करने के बाद आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपका कितने में आपका स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी तरह से अब हम समझते हैं यहां पे एक और रिएक्शन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपकी बुक से ही है, एनसीईआरटी, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो अब मेरे को बताइए क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक सॉलिड और एक गैस है, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं आप लाइमस्टोन। नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो आपको डायरेक्ट नेम नहीं देंगे, वो बोलेंगे लाइमस्टोन रिएक्ट विद दिस एंड लाइमस्टोन इज हीटेड, ठीक है, डायरेक्टली फ्लेम, ठीक है, ऑन अ डायरेक्टली फ्लेम। तो इस तरह के कुछ आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी होगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन आपको समझना होगा कि लाइमस्टोन हम किसको बोलते हैं और क्विक लाइम हम किसको बोलते हैं, लाइमस्टोन क्या है, ठीक है, लाइम वाटर क्या है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे क्विक लाइम, ठीक है, क्लियर। अब कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे लाइमस्टोन को हम क्या बोलेंगे, कि हमने क्विक लाइम इसको बोल दिया, लाइमस्टोन इसको बोल दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा। चलिए, तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई है कि कैल्शियम ऑक्साइड हीट हो रहा है, देन कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेगा और देन कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्विक लाइम, 1 सेकेंड, क्विक लाइम, इसका नाम आपको मुझे बताना है, इसका नाम आप मेरे को बताएंगे, ये क्विक लाइम हो गया, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट अगर आप करें तो आपके पास क्या मिलेगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जरा ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो फिर इससे एक और रिएक्शन हमें पता चल गया, एक जो एग्जांपल हमें पता चल गया डिकम्पोजिशन का, कि जहां पर आप हीट कर रहे हैं डायरेक्टली किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो फिर आपके पास फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो रहे डायरेक्टली आप अगर हीट कर रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स को, तो उनका फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आपको पता। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1.6, आपने फिर से 2 ग्राम्स क्वांटिटी ली है किसकी, लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट की क्वांटिटी आपने ली, तो 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट आपने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर रखा और उसको आपने हीट किया। आपने क्या किया, हीट किया। फिर से आपको बता रहा हूं, इस पे भी, इस एक्टिविटी पे भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद आपको फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, गैस सॉलिड, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा, 4 एंड देन 2 देख लीजिए, ठीक है। 2 आपके लेड हो गए हैं, नाइट्रोजन आपकी 4 हो गई है, ऑक्सीजन आपकी कितनी है यहाँ पर 6 एंड 12, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 8, 2 एंड देन 2, 12 हो गई। चलिए, ठीक है, बैलेंस है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब आप लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब पे पेयर ऑफ टंग से यूं पकड़ते हैं और बर्नर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे हीट होने लगता है, कौन, लेड नाइट्रेट। फिर उससे एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, वो ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होती है वो किसकी होती है, वो कौन सी गैस है, वो है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जरा ध्यान रखेंगे आप इसको कि वो फ्यूम्स कौन सी है और उसका कलर कैसा है, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स किसकी रहेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, नंबर थर्ड से पहले मैं आपको बताता हूं, अब आप हीट कर रहे हैं
लाइट के थ्रू, किसके थ्रू कर रहे हैं, लाइट के थ्रू अगर आप हीट करें तो लाइट के थ्रू वो कौन सा कंपाउंड है जो स्प्लिट हो जाएगा यानी डिकम्पोज हो जाएगा, वो कौन सा होगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट। देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कैसे करता है, बहुत तेजी से। सनलाइट, तो सिल्वर भी स्प्लिट हो जाएगा और क्लोराइड भी, बैलेंस भी कर दिया। चलिए ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा बाद में, ठीक है, जब वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में आके। क्लियर हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन। पहले ये रहेगा थोड़ा सा सिल्वर कलर का यानी कि व्हाइट रिएक्शन रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं, फिर ये टर्न हो जाएगा किसमें, ब्लैक कलर में। एक और रिएक्शन है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखेंगे तो ये भी आपका सिल्वर और ब्रोमीन दो में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट। क्लियर, तो ये दोनों रिएक्शन को ध्यान रखिएगा। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है ये। देखिए लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, इससे पहले थर्मल आपने समझा, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हीट आप कर रहे हैं। अब ये हो रहा है आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसीलिए ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है जो आपने अदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर लिस्ट में देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी रिएक्शन के अंदर। अब आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 3 आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चलिए समझते हैं। आपको अदर टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एसिड मेटल रिएक्शन, इसको जरा ध्यान रखिएगा, एसिड मेटल रिएक्शन। ठीक है, जनरल टर्म क्या होगा, आपके पास एक कंपाउंड है AB और एक एलिमेंट है C। अब C क्या होगा, इन दोनों में से AB में से एक से ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, C रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो C क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। बॉन्ड ये बन सकता है BC प्लस A, BC प्लस A, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि AC और स्प्लिट हो गया B। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है वो कौन दोनों में से वीक है, यानी कि एक C जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो बस समझने की जरूरत कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ी सी। रिएक्शन में कोई भी स्प्लिट हो सकता है, तो यहां पे हो गया हमारा AC एंड B डिस्प्लेस। चलिए ऐसे लिख देता हूं मैं, अब ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एसिड मेटल रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम। मेटल है ना सोडियम, आप अगर आपको याद नहीं है तो पेज नंबर 86 NCERT पे जाइए और जितनी भी ग्रीन्स में आपको दिख रही हैं वो मेटल्स है। ठीक है, चलिए तो सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस, ध्यान से समझिएगा रिएक्शन को। तो हो क्या रहा है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। बिल्कुल यही कर रहे हैं हम भी। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड ले लीजिए, कार्बोनिक एसिड पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, और हाइड्रोजन फिर से स्प्लिट हो गई, फिर से हट के डिस्प्लेस हो गई। तो ये रिएक्शन समझने की कोशिश कीजिए फिर से। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होंगे डिस्प्लेसमेंट। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 1.9। अब उसके अंदर उसने बोला कि तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब एक कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, इसके अंदर आप आयरन नेल डिप कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर आप क्या कर रहे हैं,
आयरन नेल डिप कर रहे हैं, जब आयरन नेल आप बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की। वो बेसिकली ब्राउन कलर की लेयर क्या होती है, वो कॉपर लेयर होती है, कॉपर। और आयरन जो है उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो वो जो ब्लू कलर का आपके पास वो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, ब्लू, ब्लू इन कलर। तो कलर कैसा रहेगा, ब्लू, किसका, कॉपर सल्फेट का। लेकिन जैसे ही आप आयरन नेल डिप करते हैं और आयरन नेल को इस सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा। कैसा होगा, फेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेगा, आयरन उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। देन कॉपर आपका डिस्प्लेस हो गया। तो क्यों, कहां गया वो कॉपर उस आयरन नेल के ऊपर आ गया। उस आयरन नेल जो थी आपकी ग्रे कलर की, जो शाइन कर रही थी आयरन नेल, जैसे आप उस सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर लेयर आ जाएगी कॉपर की, यानी कि ब्राउन कलर की। वो जैसे कॉपर होता है कलर, वैसे ही उसके ऊपर वो लेयर आ जाएगी। और जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि इसका कलर ब्लू था, इसके बाद आने के बाद वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। वो प्रॉपर व्हाइट तो नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपर ब्लू भी नहीं रहेगा, फेड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। आपकी बुक की एक्टिविटी 1.9 से है। अब इसी तरह से आपको एक और सॉल्यूशन पे हम इक्वेशन पे अब लेके चलते हैं। अब जैसे मैंने कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कराया था, आप जरा जिंक के साथ रिएक्ट करा के देखिए, क्या जिंक रिएक्ट करेगा। अब इसके लिए आपको पेज नंबर 45 पे जाना होगा एनसीईआरटी बुक के अंदर और रिएक्टिविटी सीरीज समझनी होगी। ठीक है, वो कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है। इसी तरह से उस टेबल को आप समझिए और बताइए, देखिए। मैं चाहता हूं आप अभी देखिए और समझिए और इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट में कि क्या हो। तो बिल्कुल अब आपने देख लिया कि कार्बन कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिंक सल्फेट एंड देन कॉपर आपका डिस्प्लेस हो गया फिर से। क्लियर हुआ। तो फिर आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इनमें से एक रिएक्टिव को हटा रहेगा, नहीं कि लेस रिएक्टिव मेटल को वो हटा रहा है, और हटा रहा है नहीं, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है लेड रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हुआ लेड क्लोराइड देन कॉपर फिर से डिस्प्लेस। क्या ये रिएक्शन सही लिखी है, जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। क्या लेड, पेज नंबर 45 पे जाइए और बताइए, क्या लेड फिर से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सर हाँ, कॉपर डिस्प्लेस हो सकता है लेड से। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्शन भी आपको आई विश समझ। अब मैं आपको एक पूछता हूं कि मेरे पास फिर से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और वो सिल्वर से रिएक्ट कर रहा है, या मरकरी ले लीजिए, तो क्या रिएक्शन होगा, क्या ये डिस्प्लेस करेगा। तो मैं लिखूंगा नो रिएक्शन। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, सर आपने नो रिएक्शन क्यों लिखा। तो अगर आप उस लिस्ट के अंदर देखें तो सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे है, सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे है, इसीलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी जगह यहां पर मरकरी भी लिखूं, गोल्ड अगर लिखूं, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर से लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कॉपर से जो ऊपर है वो डिस्प्लेस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई विश ये भी इक्वेशन आपको अभी समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वहां पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था
एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो रहा था, यहां पर दो दो हो गए, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जर्नल टर्म्स, ए बी कंपाउंड है आपके पास और एक सी डी है। कैसा है? सी डी। देन ए सी के साथ बॉन्ड बना सकता है और बी डी के साथ बना सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ए डी के साथ बनाए और सी बी के साथ बनाए। ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपकी बुक की एक एक्टिविटी है हमारे पास और एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी है आपके पास 1.10। एक्टिविटी है आपके पास 1.10। 1.10 आपने दो टेस्ट ट्यूब ली और दो टेस्ट ट्यूब को आपने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है आपके पास सोडियम सल्फेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है आपके पास बेरियम क्लोराइड। ये भी एक्वस है, वाटर सॉल्युबल। अब जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बनेगा और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा, इधर से ये डिस्प्लेस करेगा, तो अब बन जाएगा बेरियम सल्फेट और यहां हो जाएगा सोडियम क्लोराइड एक्वस। आप कहेंगे सर एक चीज हमने नोटिस की कि आपने यहां भी एक्वस लिखा, यहां भी एक्वस लिखा, यहां भी एक्वस लिखा, वाटर सॉल्युबल है, यहां भी एक्वस लिखा, यहां ही सॉलिड क्यों लिखा आपने? सिर्फ बेरियम सल्फेट पे सॉलिड ही क्यों लिखा आपने? तो उसका आंसर होगा जी हाँ, ये सॉलिड इसलिए लिखा क्योंकि दो जब कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिल करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट पीपीटी। क्या बोलते हैं आप उसको? पीपीटी। और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हो सकता है वो शायद मिस हो गया है लिखना पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन अदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर ये भी आप जरूर देखेंगे। चलिए मैं फिर से पीछे चलता हूं और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको लिख के दिखा देता हूं। नंबर 9 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और आप देखते जा रहे होंगे कि डिकम्पोजिशन के अंदर या डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर काफी सारे आपने अदर टाइप ऑफ रिएक्शन देखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि पीपीटी हमें समझ आया सर कि हाँ, जब दो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिल करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम बोलते हैं उसको प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट पीपीटी। और इसका कलर भी आपसे जरूर पूछा जाता है कि इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर होगा वाइट। ठीक है, कैसा होगा? वाइट एंड कलर। तो अब क्या आंसर आपका यही रहेगा कि जितने भी पीपीटी होंगे उनका सबका कलर वाइट होना है? बिल्कुल भी नहीं, सबका कलर अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट्स पे कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो एलिमेंट के, वो कंपाउंड, वो किस तरह के हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कब रिएक्ट करने के बाद किस तरह का वो कलर ऑफ कंपाउंड बनाएंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड बनाएंगे, तो वो डिपेंड करता है इन पर। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जिसको आपको समझाएंगे कि कलर ऑफ कंपाउंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो ये आपको 1.10 एक्टिविटी से समझ आ गया होगा कि पीपीटी क्या है, पीपीटी, इस पीपीटी का कलर क्या है। मैं कहूँगा आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इस रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। एक ये रिएक्शन है और एक और मैं आपको रिएक्शन है हमारे पास लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड
अब जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं, और अगर आप देखें यहाँ पे बना मेरे पास पोटेशियम, रिएक्ट करने के बाद बना पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस, एंड देन ये बनेगा हमारे पास लेड आयोडाइड सॉलिड। अब सॉलिड बना तो ये भी क्या है? पीपीटी, और इसका कलर होगा येलो। कैसा रहेगा? येलो। तो अगली जो रिएक्शन थी वो ये है, आपकी बुक की एक्टिविटी से ही है। 1.10 से जब आप नीचे आएंगे तो आप समझेंगे कि लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड देन लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड ही क्या है? आपका पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, क्योंकि सॉलिड भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अब कुछ रिएक्शन ऐसी आ सकती हैं जहां पर ये ब्रैकेट्स में जो है आपकी स्टेट लिखी हुई है सॉलिड एक्वस, तो ये ब्लैंक भी हो, ठीक है। एग्जाम में जब आप देने जाएं एग्जाम तो वो ब्लैंक हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि स्टेट ऑफ कंपाउंड और कलर ऑफ कंपाउंड हम किस तरह से चेक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये दो तो आपने देख ही लिए हैं, और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन। हो सकता है अभी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही हो कि सर ये एसिड मेटल और एसिड बेस जो आप लिख रहे हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, कौन से एसिड होते हैं कौन से बेस होते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हो सकता है आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन हो, तो जैसे आप चैप्टर 2 के अंदर जंप करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एसिड क्या है और बेस क्या है, और कौन कौन से एसिड होते हैं कौन कौन से बेस होते हैं। तो फिर चैप्टर 2 के साथ साथ आपका चैप्टर 1 और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एसिड बेस रिएक्शन आता है जो कि अदर टाइप ऑफ रिएक्शन से है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये एक एसिड होता है जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस आपको दिखने को मिले, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्साइड आयंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो बेस है, कौन से? हाइड्रोक्साइड आयंस। और जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हो गए आपके पास एसिड, ठीक है, ये हो गए आपके पास बेस, कौन से? जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयंस है। तो इन शॉर्ट अभी फिलहाल मैं चैप्टर 1 के अंदर इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी जैसे ही चैप्टर 2 में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और एक बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर आपके पास रिएक्ट करते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किस तरह से? तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम सल्फेट और बनेगा वाटर, देख लीजिए। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड एंड देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर? नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयंस प्लस सोडियम पोटेशियम एसीटेट एंड वाटर, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए इतने रिएक्शन अभी तक फिलहाल ठीक है, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर रिएक्शन और क्या फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आप देखने पा रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, और समझिए। तो ये दो रिएक्शन, ये और इससे पहले जो मैंने लिखी थी वो बेरियम सल्फेट वाला पीपीटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये, ठीक है। और बाकी एसिड बेस रिएक्शन अगर आपको लिखने हो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास एसिड की लिस्ट होगी, आपके पास बेस की लिस्ट होगी, आप क्रिएट कीजिए और बनाइए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।